तो आज के सेशन में हम लोग मोशन चैप्टर में आगे बढ़ने वाले हैं। जितना हम लोगों ने पिछली क्लास में कवर कर लिया है उससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं 9th क्लास का प्रेजेंटेशन ओपन कर लेता हूँ। तो देखते हैं कि प्रेजेंटेशन में कहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे। हाँ, टेस्ट चेक हो गया। हाँ हाँ, जैसे शेड्यूल रहता है वैसे ही रहेगा। सैटरडे को टेस्ट रहती है ना। हाँ, तो कल हमारा साइंस का है ना, तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का होगा। सीक्वेंस को समझ लो और उस तरीके से प्रिपेयर होके आ जाना है, ठीक है ना। आपको बता दिया कि पूरे समर वेकेशंस में हम लोग 2 दिन आगे बढ़ेंगे और 1 दिन टेस्ट होगा। टेस्ट का पर्पस है कि हम लोगों का चैप्टर का प्रॉपर रिवीजन होना चाहिए, उसको प्रॉपरली हम लोग रिकॉल करें और ठीक से तैयार करें, ये हमारा पर्पस है, ठीक है ना। अगर इस पर्पस में हम लोग असफल रहेंगे तो एग्जामिनेशन के रिजल्ट भी नीचे ही जाएंगे, ये तय और निश्चित है। रिजल्ट हमेशा ही आपके एफर्ट से बेटर होता है, ठीक है ना। आपका एफर्ट्स अगर जनरल टाइप का होगा, यू विल गेट द जनरल टाइप ऑफ रिजल्ट। आपका अगर एफर्ट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो आपका रिजल्ट बहुत बहुत अच्छा होने वाला है। और अगर आपका एफर्ट्स बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल खराब रिजल्ट आने वाला है, ये तय है, निश्चित है, कोई नहीं बदल सकता है। टीचर आप बदल सकते हैं बट यू विल गेट द सेम रिजल्ट अगर एफर्ट्स में बदलाव नहीं आया तो। अगर एफर्ट्स में थोड़े से बदलाव लाया जाए और ज़्यादा उसके लिए कुछ करना नहीं है, घर पे जाके 1 आध घंटा जो पढ़ाया है उसको रिवाइज करो और दिक्कत आ रही है फिर से मेरे से पूछ लो, बस इतना ही करना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल फंडामेंटल वे है, यहाँ पे आना, पढ़ना, एफर्ट्स लगाना और जहाँ कहीं भी दिक्कत हो फिर से पूछ लेना, ठीक है। तो इस तरीके से आगे बढ़ते रहोगे, नो डाउट साल का लास्ट आएगा, रिजल्ट आएगा और आप खुश होगे, आपके मम्मी पापा भी खुश होंगे। और आपको ट्राई करना चाहिए कि आप भी खुश रहें और आपके सराउंडिंग में भी खुशी रहे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ अपने आप को खुश कर रहे हैं और तुम्हारे सराउंडिंग में तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारा छोटा भाई, तुम्हारा हर एक आदमी सफ़र कर रहा है और तुमको परवाह नहीं है उसकी, तो ये करना कहीं ना कहीं गलत है, तुम्हें रॉन्ग डायरेक्शंस में ले जा रहा है, ठीक है। राइट डायरेक्शंस क्या है कि अपनी खुशी को भी रखना है, ऐसा नहीं है कि अपनी खुशी को खो देना है, खुद भी खुश रहना है, बट ये भी देखना है इक्वली कि हमारे कारण दूसरे को तो परेशानी नहीं हो रही है, ठीक है ना। आपको अपना रिजल्ट, अपना ख्याल, अपने हेल्थ का ख्याल रखना है, अपनी पढ़ाई का ख्याल रखना है, अपने सराउंडिंग का ख्याल रखना है, ये सारे ख्याल भी आपको रखने हैं, ठीक है। ये आपका इक्वली इम्पॉर्टेंट वर्क है। पढ़ना भी एक काम है बट सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में ही इन्वॉल्व रह के घर के हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर चले जाना बिल्कुल गलत है। कभी भी पढ़ाई में आप बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। सो पढ़ाई में अच्छा करने का क्या क्राइटेरिया है? सबसे पहले कि घर का जो छोटा मोटा काम है उसमें हाथ बटाओ। मम्मा कुछ कह रही है, पापा कुछ कह रहे हैं तो समझने का एटलीस्ट ट्राई करो, ठीक है ना। धीरे धीरे समझ पाओगे कि मम्मा ऐसा क्यों बोल रही है, पापा ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप छोटे हो ना, पापा बहुत बड़े हैं, तो एज का थोड़ा सा तो गैप है ना, तो सोचने के तरीके में अंतर रहेगा, ये ऑब्वियस है। बट ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शन नहीं करके मान के चलना कि जो बड़े अभी कह रहे हैं कहीं ना कुछ ना कुछ तो मेरे भलाई के बारे में कह रहे हैं। अभी मान लो कि मेरे को समझ में नहीं आएगा, बाद में समझ के मैं क्या कर लूंगा। एक 6 महीने का बच्चा को एग्जाम्पल ले लो, किसी चीज को खाने का जिद कर रहा है, वो उसके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है और बहुत वो कलरफुल है और उसको चाह रहा है कि खा लो, उसको तो लगता है खा के मैं बहुत यानी कि स्वाद आ जाएगा, मजा आ जाएगा, ठीक है, उसी इंटेंशन से खाना चाह रहा हूँ, मगर मम्मा जानती है कि ये खाएगा और ये परेशान हो जाएगा, ये बहुत रोएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से एज के साथ साथ वो मैच्योरिटी आती है, बट वही बच्चा जब 7 साल का 10 साल का हो जाता है तो वो अट्रैक्टिव सी दिखने वाली चीजों को वो समझता है ये खाने के लायक नहीं है, ये तो खेलने का बॉल है, इसको जब खाऊंगा तो गले में अटक जाएगा, चॉक कर देगा। इसी तरीके से 13-14 साल के जब आप होते हैं तो बहुत सारी चीजों के बारे में आपने बहुत सारा इंफॉर्मेशन सही बना लिया है और बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, बट कुछ चीजों के बारे में अभी भी आप उतना बेटर नहीं जानते हैं जितना बेटर आपके मम्मी पापा जानते हैं, या
मेरे एग्जाम्पल ले लो, मैं जो भी जानता हूँ वो अपने एज ग्रुप के इक्विवेलेंट जानता हूँ, बट एक 60 साल का कोई इंसान है कुछ बता रहा है मेरे को, तो मैं अगर समझदार इंसान हूँ तो उसको समझने का ट्राई करूँगा। मैं सोचूंगा कि ये जो कह रहे हैं हो सकता है मेरे समझ में नहीं आ रहा हो, बट मेरे लिए ये ठीक नहीं होगा। तो इस तरीके से लाइफ में थोड़े से बड़ों के एक्सपीरियंस को लेते हुए, ठीक है, उस समय आप रोएंगे। वो छोटा बच्चा को अगर वो टॉय नहीं दो और खाने नहीं दो तो रोएगा नहीं, वो एकदम जिद पे रहेगा कि नहीं मेरे को चाहिए चाहिए ही चाहिए। बट क्या उसकी माँ उसको दे देगी क्या? या तुम छोटे, यानी कि तुम उसका बड़ा भाई हो और बड़ी बहन हो, तो तुम दोगे क्या? तुमको मालूम है ये लाख रो ले बट इसको ये दे देंगे तो ये इसके लिए ठीक नहीं है, तो आप कितना भी रोगे आपको मिलने वाला वो नहीं। इसी तरीके से आप अभी के ड्यूरेशन में कुछ चीजें हैं जिसका परसेप्शन आपके पास अच्छा है, आप वो सारी चीजें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट पेरेंट्स कहीं कहीं पे अगर आपको स्ट्रिक्टली कह रहे हैं कि प्रोहिबिटेड है, तो ये मान लो वो अपने लिए नहीं बोल रहे हैं, आपके लाइफ के लिए कंसर्न रख रहे हैं। सो प्लीज उनकी बात मानो। फिर 10 साल के बाद जजमेंट अपना देना। जब 5 साल बीत जाएगा तो तुम सोचना जरा बैठ के कि मम्मा या पापा जो कह रहे थे वो सही कह रहे थे या गलत कह रहे थे। उस समय राइट जजमेंट होगा। कुछ चीजें हो सकता है मैं बड़ा होकर भी कभी कभी गलत बता दूं, बट हमेशा ही गलत नहीं रहूंगा, ठीक है ना? तो ये अभी मान के चलो, सबसे पहला गुरु भी माना गया है। मम्मी पापा को ही कहते हैं कि फर्स्ट टीचर कौन है, तो माँ बाप है, क्योंकि माँ बाप ही सबसे पहला तुम्हारा उंगली पकड़ के इस दुनिया को दिखाया। कौन दिखाया? दोस्त से कौन मिलाया? ठीक है, उसी माँ बाप ने ना मिलाया। आप जो आज यहाँ पे गैदर्ड हो और एक दूसरे से मिल रहे हो, इंटरेक्शंस कर रहे हो, ये हौसला किसके सहारे आया? आपके माँ बाप के ही सहारे तो आया। तुमको माँ बाप चलना नहीं सिखाता, तुमको माँ बाप ठीक से खाना नहीं खाना सिखाता, ठीक है ना? छोटी छोटी चीजें ट्रेंड करते हैं हम लोग, ठीक है। ये अभी आप फील नहीं कर पाओगे, जब आपका लेवल आएगा आप भी माँ बाप बनोगे तो इस चीज को समझ जाओ। मैं भी नहीं समझता था, जब मेरे मेरे बच्चे हुए तब मेरे को पता चला कि बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। बच्चों को तो खाना भी नहीं आता है। आता है क्या? पहला स्पून लेके खाना खाना, ठीक है, पहला स्टेप लेना लाइफ में कौन करवाता है? मम्मा और पापा करवाते हैं, ठीक है ना? तो मम्मा पापा हमारे क्या फर्स्ट टीचर है, तो उनकी बात को हमें ख्याल रखना चाहिए। जिद करते हैं आप कर सकते हैं, बट ये अगर मान के चलेंगे वो छोटे बच्चे 6 महीने वाले बच्चे वाली तो हालात से आप आगे बढ़ गए हैं, तो थोड़ा सा संयम के साथ माँ बाप का बात को सुनना और ट्राई करना कि कर पाए बस, ठीक है ना? साथ में अपनी भी अपनी खुशी का भी ख्याल रखना है कि आप भी खुश रहो। मम्मा पापा को भी अपनी बातें कहो, अपनी बातों को समझाने का ट्राई करो। अगर सब कुछ सही लग जाएगा तो मान भी सकते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे हम लोग अब पढ़ाई का सेशंस है, स्टार्ट कर लेते हैं। ये सारी एक्स्ट्रा थोड़ी सी बातें हो गई, लेकिन अब पढ़ाई करते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट वगैरह हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किए थे, ठीक है। फिर से हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन से ही स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि जितना भी पढ़ो थोड़ा सा मिस्टीरियस रहता ही है, थोड़ा सा समझने में बच्चों को दिक्कत आती है, बट सिंपल है, समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना? दिखने में वेग ऐसा लग सकता है, स्टेटमेंट कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, बट एक टीचर अगर ठीक से समझा दे तो चीजें सिंपल ही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस में डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में समझते हैं, ठीक है। सो अगर डिस्टेंस और टाइम को ग्राफ पे आपको दिखाना है तो सबसे पहले क्या करना है, दो एक्सिस ड्रॉ करनी है आपको। एक एक्सिस कौन सी है, तो ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम लोग ने सीखा है मैथ्स में, ये हमारा एक्स एक्सिस है। और जो हॉरिजेंटल लाइन है इसको हम लोग यहाँ पे वाई एक्स एक्सिस कंसीडर करते हैं। तो ये हमारा वाई एक्सिस है जो कि वर्टिकल लाइन है, और जो हॉरिजेंटल लाइन है हमारी वो एक्स एक्सिस है। सो जब भी आप डिस्टेंस टाइम, सारे बच्चों का ध्यान मैं यहाँ पे चाहूंगा, कोई बच्चा इधर उधर ना देखे, यहाँ पे देखे। सिंपल वर्ड्स बोल रहा हूँ, मुझे नहीं लग रहा है कि किसी बच्चे को समझने में दिक्कत आएगी। अगर दिक्कत आ रही है तो मेरे से पूछो, ठीक है ना? क्लास लेने का पर्पस यही है। जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट हैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आपको कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसी मोमेंट में आपको पूछ लेना है कि सर समझ में नहीं आया, आप मुझे बता दो। तो अभी हम लोग उसके एक्सप्लेनेशंस को और थोड़ा सा डीपर चले जाएंगे और एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करके दिमाग लगा के समझने का ट्राई करना है। सो अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है ग्राफ के ऊपर में, तो ग्राफ पे दो लाइन खींचनी है।
एक लाइन क्या होनी चाहिए हमारी, वर्टिकल होनी चाहिए, और दूसरी लाइन क्या होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। ठीक है, अब ये वर्टिकल लाइन पे हम लोग हमेशा ही डिस्टेंस को रखते हैं। किसको रखेंगे, डिस्टेंस को, और हॉरिजॉन्टल लाइन पे टाइम को रखेंगे। ठीक है, टाइम धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और टाइम के साथ हो सकता है डिस्टेंस भी बढ़े या नहीं भी बढ़ सकता है। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो क्या उसका डिस्टेंस बढ़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं और रेस्ट वाली सिचुएशन को डिस्टेंस टाइम ग्राफ में रिप्रेजेंट करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, सो अगर आपने एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर, इस तरीके की लाइन ड्रॉ की, ठीक है, कैसी लाइन ड्रॉ की, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। अब क्या है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, 20 यूनिट है, और यहाँ पे हमारा 0 है, यहाँ 1 2 3 4, इस तरीके से हमने टाइम को सेकेंड में दिखाया है। सो देखो यहाँ पे टाइम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, बट ऑब्जेक्ट का लोकेशन और डिस्टेंस कवर बदल नहीं रहा है। ठीक है, ग्राफ ऐसे करके जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। तो ये ग्राफ कब होगा, जब किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ऑब्जेक्ट, टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम के साथ बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है, बट ये जो 20 मीटर वाला डिस्टेंस है, आपको मैं कहूं कि पॉइंट मार्क करो, 20,1 20,2 20,3, तो ये सारा का सारा पॉइंट किस पे मिलेगा, यहाँ पे मिलने वाला है या नहीं, क्या, हाँ वाई एक्सिस पे। तो ऐसा कर सकते 2,20 कर दो, ठीक है ना, ऐसे कर देते 1,20, ठीक है, 0,20, ठीक है, 2,20, 3,20, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ये वाला जो y कोऑर्डिनेट है इसकी वैल्यू बदल नहीं है, ये हमेशा ही क्या है 20 है, और ये टाइम क्या है, धीरे धीरे तो टाइम तो बदलेगा। टाइम को हम लोग क्या रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं, टाइम तो अपने फ्लो करता रहेगा, स्पॉन्टेनियसली बहता रहेगा टाइम। सो टाइम यहाँ पे बढ़ता चला जा रहा है, बट हमारा डिस्टेंस नहीं बढ़ने के कारण आप कहेंगे कि ये जो ग्राफ है ये रेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको ऐसा मिले तो इस तरीके के ग्राफ को आपको क्या कहेंगे कि रेस्ट में। ठीक है, ऑब्जेक्ट इस ग्राफ को देख के बता देंगे कि रेस्ट में। ठीक, दूसरा सिचुएशन में अब हम लोगों ने फिर से एक ग्राफ बनाया और ग्राफ में एक्सिस बनाए। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है। अब हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग टाइम को कर रहे हैं। अब क्या है, आपने ग्राफ कुछ ऐसे ड्रॉ कर, आपने ऑब्जेक्ट के मोशन को रीड किया और रीड करने के साथ हर एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के अकॉर्डिंगली आपने क्या किया, उसके लोकेशन को देखा और डिस्टेंस कवर को फिर प्लॉट कर दिया, और प्लॉट करने के बाद आपकी ग्राफ ऐसे बन के आ गई। तो इस सिचुएशंस में यहाँ पे क्या है, 0 है, यहाँ पे क्या है 10 20 30, और इसी तरीके से 1 2 3 4। अब देखोगे हर एक सेकंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो हर एक सेकंड में ये अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो इस तरीके की ग्राफ हमेशा ही ऐसा ही सिचुएशन क्रिएट कर देंगे। तो अगर ऐसा ग्राफ मिल रहा है तो मोशन कैसा होगा, मोशन होगा हमारा यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, मोशन यूनिफॉर्म होगा, और एक्सेलरेशन क्या होगा, अगर यूनिफॉर्म है मोशन है तो एक्सेलरेशन हमारा 0 होगा। इस सिचुएशन में हमारा एक्सेलरेशन क्या आएगा, 0, जैसा कि इस सिचुएशंस में आपको दिखाया गया है। यहाँ पे हर एक 5 सेकंड में, पहले 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 मीटर, दूसरे 5 सेकंड में भी जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर ही है। और इस तरीके से आप देखते हैं कि इस तरीके का ग्राफ हमेशा ही किस तरीके के मोशन को रिप्रेजेंट करेगा, तो यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करेगा, यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करेगा, और एक्सेलरेशन हमारा क्या है, 0 है। बट अगर ग्राफ आपका ऐसा आ जाए तो आप देखेंगे पहले 5 सेकंड में ये डिस्टेंस कवर क्या है, ओनली 1 ब्लॉक, दूसरे 5 सेकंड में यहां से लेके यहां तक चला गया। ठीक है, 3 ब्लॉक डिस्टेंस कवर्ड है। सो इन इक्वल टाइम इंटरवल द डिस्टेंस कवर्ड इज अनइक्वल,
So this kind of graph is representing non-uniform motion, non-uniform मोशन। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, समझ में आई बात। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारा जीरो नहीं होगा, ये एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, समझ में आई बात। तो इस तरीके का ग्राफ देखें तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, पीछे हमने देखा कि अगर इस तरीके का ग्राफ है तो यूनिफॉर्म मोशन, और इस तरीके का ग्राफ है तो रेस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। अब दूसरा क्या है हमारा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो देखते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए वंस अगेन ग्राफ पेपर पे आपको क्या करना है, दो लाइन ड्रॉ करनी है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल लाइन को हम लोग y एक्सिस कहेंगे और हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग x एक्सिस कहते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। अब क्या है कि यहाँ पे आप y एक्सिस पे वेलोसिटी को हमेशा ही रिप्रेजेंट करेंगे और x एक्सिस पे हमेशा ही टाइम को आप लोगों को रख लेना है। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? बहुत सिंपल है, देखना है, सुनना है, ठीक से समझ लेना है और फिर हम लोग को उसको इम्प्लीमेंट कर देना है, इतना मुश्किल है नहीं। तो यहाँ पे वेलोसिटी है, यहाँ पे हमारा, हाँ जी पूछिए, किस चीज को, कौन सा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को? ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमने क्या किया है, ग्राफ पेपर लेना है और ग्राफ पेपर पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है और दूसरी लाइन क्या होनी चाहिए आप बताओ, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे आप टाइम रखेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या करेंगे, आप टाइम को रिप्रेजेंट करोगे, और वर्टिकल लाइन पे किसको करने वाले हैं, तो वर्टिकल लाइन पे हम लोग वेलोसिटी को रखने वाले हैं। ठीक है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और उसको आप प्लॉट करो और उसका ग्राफ इस तरीके का चला है, इस तरीके का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, टाइम बढ़ता जा रहा है बट वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही है, एक फिक्स्ड वेलोसिटी के साथ ये ट्रेवल कर रहा है, तो इस तरीके का ग्राफ हमेशा ही यूनिफॉर्म मोशन को क्या कर देता है, रिप्रेजेंट करता है, यूनिफॉर्म मोशन को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी जो हमारा है वो क्या है, फिक्स्ड, वेलोसिटी हमारी क्या है, फिक्स्ड। समझ में आ रही है बात। सो यहाँ पे एक्सेलरेशंस कैसा होगा, तो एक्सेलरेशंस के बारे में अगर सोचें तो एक्सेलरेशंस यहाँ पे होगा हमारा जीरो, जीरो एक्सेलरेशंस है, क्योंकि एक्सेलरेशंस किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम, सिंस हियर चेंज इन वेलोसिटी इज जीरो। ठीक है ना, so change in velocity in per unit time will be also zero, so here acceleration is zero, but यहाँ पे जो देख रहा हो, अगर यहीं पे हम लोग वेलोसिटी की जगह पे डिस्टेंस रख देते तो ये रेस्ट को रिप्रेजेंट करता, बट वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये यूनिफॉर्म मोशन को कर रहा है, सो हमेशा देख लेना है। ठीक है ना, ग्राफ में हमेशा इस तरीके का लाइन देखा और रेस्ट को लिख दिया तो गलत हो जाएगा, या ग्राफ में इस तरीके का लाइन देखा और आपने लिख दिया कि यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करना है, तब भी गलत हो जाएगा। आपको देखना है कि जो ग्राफ ड्रॉ है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है या वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इसी तरीके का ग्राफ जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में रेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेम ग्राफ ही यूनिफॉर्म मोशन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, अब जो अगला सिनेरियो है हमारे पास, जो अगला सिचुएशंस है, उस अगले सिचुएशंस में कह रहा है कि अब एक और भी इंफॉर्मेशन बता रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको अगर उस ग्राफ के हेल्प से, जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं, इसी तरीके से वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हो। तो अगर इन दोनों टाइम इंटरवल के बीच में 5 से लेके 15 टाइम इंटरवल के बीच में आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो ये पूरा एरिया आपको निकाल लेना है, जितना एरिया आएगा उतना ही डिस्टेंस कवर भी आने वाला है। ठीक है, समझ में आ गई बात है। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब अगला जो सिचुएशन है वो ये है, इस तरीके के, ये भी हमारी वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही है, बट इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को हम लोगों ने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। सो इस तरीके का मोशन हमेशा ही नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करेगा, नॉन
यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करने वाला, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। मोशन कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म है। एक्सेलरेशन कैसा होगा? नॉट जीरो होगा। एक्सेलरेशन विल बी नॉट जीरो। ये क्या होगा? नॉट जीरो, नॉट जीरो। एक्सेलरेशन हमारा जीरो नहीं रहने वाला है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आएगा, बट एक्सेलरेशन कैसा हो? तो एक्सेलरेशन के बारे में भी दो तरीके का एक्सेलरेशन हो सकता है। दो तरीके, अगर एक्सेलरेशन के बारे में सोचे तो एक्सेलरेशन के बिहाफ पर भी दो तरीके के मोशन को दो तरीके की कैटेगरी में आप रख सकते हो। एक है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, सो यहां पे एक्सेलरेशन कैसा होगा? तो यहां पे एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा। एक्सेलरेशन आपका यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हाँ, एक्सेलरेशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, बट मोशन कैसा होगा? तो मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगा भाई। मोशन हमारा नॉन यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। समझ में आई बात है या नहीं आ रही है? आ रही है ना? थोड़ा सा क्लास को पॉज कर रहे हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं।